हेलो एवरीवन। तो आज सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ फिज़िक्स चैनल पर। पिछली जो क्लासेस थी उसमें आप लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। तो ख़ासकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो नोट्स आप लोग बनाते रहिए और उसमें जो समझ में ना आए वो चीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिए, ठीक, ताकि हमको ये पता तो चले कि हाँ पढ़ लिख रहे हो। तो पिछले से जोड़ करके स्टार्ट कर रहे हैं फिर आगे, जो कि लास्ट क्लास में बात हुई थी स्लैब के बारे में हुई थी। तो स्लैब का एक फार्मूला निकल के आया था कि D इज इक्वल, जिसको पार्श्विक विस्थापन बोला था, I इंटू टी 1 माइनस 1/n। D क्या था वहाँ पर? पार्श्विक विस्थापन था। I आपतन कोण था, T गुटके की मोटाई थी और N क्या बना? उस गुटके का अपवर्तनांक था यहाँ पे, ठीक। अगर मैं इस T को अंदर ट्रांसफ़र कर दूं तो फार्मूला यहाँ से निकल के आया I T माइनस टी बटा N, ये फार्मूला बना। अब इस फार्मूले को बना के हम क्या कर लेंगे? तो उसके लिए देखिए, करना मुझे ये है कि अगर मान लो कि आपके पास कई गुटके रखे गए हों, कई स्लैब हों, न्यूमेरिकल आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे। 2 स्लैब हैं, इसकी मोटाई T1 और इसकी मोटाई T2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, अपवर्तनांक N1 और N2। अब अगर इस पर मान लो कोई रे गिरती है ऐसे, तो नॉर्मल डाल दीजिए आप, ऐसे अभिलंब डालिए। विरल से जब सघन में, ये माध्यम कौन सा है? डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। तो विरल से जब सघन में किरण जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है ऐसे, ठीक। यहाँ पर भी आप अभिलंब डाल दीजिए। अब फिर से माध्यम सघन है, अगर हम ये कह दें कि N1 ज़्यादा है N2 ज़्यादा है N1 से, तो किरण और मुड़ेगी अभिलंब की ओर ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर भी अभिलंब डाल दो तो बाहर जो किरण निकलेगी, क्योंकि आपको पता है कि आने वाली आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो हमको समांतर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर भी बनेगा आपस में। यहाँ अगर मैं कोण मान लो I, तो यहाँ पर कितना बना? R1। तो यहाँ कितना हो गया? R1, क्योंकि आपस में बराबर होंगे। ये कितना हो गया? तो इसको ये बन गया R2। तो ये जितना होगा ठीक उतना ये भी बनेगा, और ये कितना हो जाएगा? तो वापस वही हो जाएगा। अब बार बार प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि पता हो चुका है चीज़ें। तो ये तो खैर रे डायग्राम था इसका, हमको रे डायग्राम से मतलब नहीं, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल लगाने होंगे वहाँ पर। तो अगर मैं इसके लिए एक फाइनली फार्मूला निकालूं, क्या निकालें? पार्श्विक विस्थापन ज्ञात करने के लिए अगर इसका मैं फार्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा फार्मूला? देखिए इसी को चेंज करते हैं। I लिख लीजिए और ब्रैकेट में देखो T की जगह पर क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएंगे, T1 प्लस T2 माइनस, इसकी जगह पर क्या बनेगा? T1 बटा N1, 2 हैं तो आगे माइनस ओपन करोगे तो T2 बटा कितना आ जाएगा? N2। ये 2 के लिए है। अगर मान लो n तक चले जाएं तो आगे क्या करते? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड डॉट 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 सो ऑन। इसको भी वैसे बढ़ाते चले जाते। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 12th में जो न्यूमेरिकल बनता है केवल 2 को ही कंबाइंड करके पूछा जा सकता है, ठीक। तो इतना फार्मूला बना। अब अगर इसमें हम ऐसा करें कि अगर मान लो कहा जाए कि आप बताइए दोनों का टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, पूरे का अपवर्तनांक बताओ कितना बना, तो हम क्या कर लें उस केस में? हम क्या लिखेंगे? ये तो इक्वेशन एक हो गई अलग। I T1 प्लस T2 वही रहेंगे, यहाँ पर T1 प्लस T2 माइनस हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि पूरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना मान लिया? N। तो N दोनों की जगह पड़ जाएगा तो कितना बटे में आ जाएगा? N बन जाएगा, ठीक। इक्वेशन 2 मान लो। दोनों को आप बराबर कर लो, क्योंकि दोनों का जो पार्श्विक विस्थापन होगा वो बराबर ही होगा, ठीक। तो अगर दोनों को मैं बराबर करूँगा तो देखो ये पोर्शन कट जाएगा, क्योंकि ये यहाँ लिखोगे तो ये दोनों कट गए, बचा कितना? ये जो होगा केवल इसके बराबर बनेगा, माइनस इसमें कॉमन ले लोगे तो ये माइनस ख़त्म कर देगा। मतलब कुल मिलाकर के समीकरण 1 व 2 से 1-2 से क्या लिख सकते हैं? इसको इसके बराबर, मतलब T1 प्लस T2 बटा N बराबर T1 बाई N1 प्लस T2 बाई कितना आ गया? N2। N की अगर वैल्यू निकालो तो N को इधर लेके आओ
तो क्या बन जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू बटे में आ जाएगी। तो फार्मूला या T1 + T2 बटा T1 बटा N1 और T2 बटा कितना आ गया N2। अब ये फार्मूला यहाँ से टोटल N निकालने का, क्योंकि ऐसे सवाल में D बहुत कम पूछा जाता है। आपसे पूछेगा बताइए इस पूरे गुटके का, दोनों को अगर मैंने एक दूसरे के उस संपर्क में रख दिया है तो पूरे का अपवर्तनांक बताओ कितना होगा, तो इसको आपको निकालना होगा। तो उस केस में आपको ये सब नहीं ध्यान रखना है, केवल इस फार्मूले को याद रखना है। और ये फार्मूला याद क्या करना है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, हीट चैप्टर में आपने पढ़ा था, जब दो क्षण आपस में जोड़ी गई थी श्रेणी क्रम में, तो उसमें फार्मूला निकल के आया था K बराबर L1 + L2 और बटा L1 बटा K1 और L2 बटा K2। ये फर्स्ट ईयर में आप फार्मूला पढ़े हो, ठीक वही है, केवल यहाँ पर राशियों के नाम बदल गए, बाकी सब वही चल रहा है। ठीक, तो याद भी होगा आपको, तो डायरेक्ट इसी को चेंज कर लेना और ये अप्लाई कर देना। ये तो कब के लिए है, जब T1 T2 बराबर ना हो तब, और N1 N2 तो खैर चेंज ही होंगे, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं होंगे तो फिर किरण ये यहाँ से ये डेविएशन दिखा मुड़ेगी ही नहीं। ठीक, अपवर्तन संभव ही नहीं होगा इस प्रकार से। तो N1 N2 तो बराबर नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये बात अलग की है कि T1 T2 बराबर हो सकते हैं किसी सवाल में। तो जिस सवाल में दोनों बराबर हो गए उसमें आप क्या करेंगे, अगर N1 N2 बराबर हो गए, सॉरी T1 और T2 बराबर हो गए, T1 बराबर T2 और बराबर T, इस फार्मूले में रखो। तो देखो T1 और T2 दोनों किसके बराबर, T के बराबर। तो T और T कितने बन गए, 2T बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, T बटा N1 और यहाँ पर बन गया T बटा N2। T नीचे से कॉमन ले लो तो ऊपर बन गया 2T अपान, जब T कॉमन ले लिया तो 1 बटा N1 1 बटा N2, एलसीएम ले लोगे तो N1 + N2 बटा N1 N2 इतना आ जाएगा। T और T कैंसिल हो जाएंगे तो N बराबर ये राशि ऊपर गुणे में आ जाएगी, तो 2N1 N2 अपान N1 + N2, ये फार्मूला निकल के आ गया। अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन करूं कि कोई दो मीडियम है ऐसे, ठीक, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.6, तो N1 और N2 जो हो गए वो कैसे हो गए, बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो अगर हम ये कह दें कि इसकी जो थिकनेस है ये 3 मिलीमीटर है और इसकी थिकनेस है 2 मिलीमीटर, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, तो ये T1 बना, ये T2 बन गया और ये N1 बना, ये N2, तब आप यहाँ से टोटल N निकालोगे। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये भी कितना हो गया 3 मिलीमीटर, तब क्या करोगे, तब ये फार्मूला नहीं लगाना है, मतलब लगा सकते हो, आंसर वही आएगा, तब आप डायरेक्ट इसको लगा लेना। कहाँ से, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में इसका भी फार्मूला पढ़ा था, अगर जो दोनों हमने क्षण जोड़ी थी वहाँ पर दोनों की लंबाई अगर बराबर हो जाती थी तो वहाँ पर क्या बनता था, 2K1 K2 बटा K1 + K2, केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी बचती थी जिसकी क्षण वो बनाई गई थी। तो यहाँ पर भी अगर इनकी लंबाई मोटाई इनकी बराबर हो जाए गुटकों की, तो जब मोटाई बराबर हो जाएगी तो केवल और केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही काउंट होगा, बाकी लंबाई का कोई मतलब, उनकी मोटाई का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, इन पर अगर कोई अच्छा न्यूमेरिकल बनता है तो इसी पर बनता है। ठीक, मैंने दोनों टाइप की आपको प्रॉपर्टीज़ की करा दी। अब ये तो खैर इस पर हो गई बात, स्लैब हो गया। इसके आगे देखिए, अब कुछ और अच्छी चीज़ों पर बात करते हैं जिनके बिना आपका कॉन्सेप्ट अधूरा है। सब एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट टोटल अधूरा है। क्या चीज़ें देखिए, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई दो माध्यमों को जोड़ने वाली संपर्क सतह है। यहाँ पर जो माध्यम हमने मान लिया कौन सा है, सघन, ऊपर वाला कौन सा है, विरल, डेंसर और रेयरर। आपको ये पता है कि जब भी कोई किरण मान लो यहाँ से गिरी, सघन से विरल में गई, अभिलंब डाल लीजिए से, ये नॉर्मल हो गया। तो जब कोई किरण मान लो यहाँ से ऐसे पड़ी, तो सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, तो दूर हट गई यहाँ पर ऐसे, तो ऐसे पड़ी और थोड़ा सा मुड़ गई, ऐसे एकदम मोड़ करके देख लीजिए, ऐसे जाना तो सीधे चाहिए था लेकिन ये मुड़ जाएगी अपने मार्ग से। ये जो कोण बनेगा आपतन कोण कहलाएगा और ये कोण जो बनेगा वो अपवर्तन कोण कहलाएगा। इस केस में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, अपवर्तन हुआ।
क्या हुआ, केवल रिफ्रैक्शन हुआ है। अब आपके दिमाग में ये भी चीज़ आ सकती है, अगर अच्छा सोच रहे हो तो यहाँ पर एक चीज़ और माइंड में आएगी कि अगर इतने पर गिरा है तो ये हुआ, अगर थोड़ा सा इसको बढ़ा दें और तो क्या होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो इसके लिए देखो और भी आगे कॉन्सेप्ट बनने शुरू हो जाएंगे। ये मान लो नॉर्मल है अभिलंब, इससे ज़्यादा पर किरण को गिराओ ऐसे, जैसे कोण ज़्यादा करोगे तो किरण और ऐसे मुड़ जाएगी ऐसे, ठीक। अब क्या हुआ यहाँ पर देखो, ये आई बना और ये आर बन गया। जैसे आपने आई बढ़ाया आर और अधिक हो गया, मतलब आपको ये पता चल गया अपवर्तन से कि आपतन कोण अगर हम बढ़ा देंगे इस केस में यहाँ पर तो अपवर्तन कोण का मान अपने आप से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। चलो ये भी ठीक। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। अगर मान लो कि हम और भी ज़्यादा कर दें, बढ़ाते चले जाओ तो प्रैक्टिकली अलग बात है, इससे भी ज़्यादा मान लो कर दें, एक ऐसा स्पेशल केस बना रहे हैं, मान लो इससे भी हमने ज़्यादा किया, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब कोण आप ऐसा कर दोगे कि किरण उस माध्यम में न जा कर के यहाँ से निकल लेगी ऐसे, ठीक। इस सतह को, जो संपर्क सतह थी, उसको स्पर्श करते हुए निकल जाएगी। तो जब स्पर्श करते हुए निकलती है उस केस में जो ये यहाँ पर कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण बोल देते हैं। हमको पढ़ना क्या था, क्रिटिकल एंगल पढ़ना था, ठीक। क्रांतिक कोण ही पढ़ना था, तो क्रांतिक कोण पर हमको लाना था आपको, मतलब किसी से जोड़ करके। जैसे हमने क्या किया, सघन से जब विरल में किरण यहाँ पर डाली, कुछ कोण पर डाला तो देखा कि अपवर्तन हुआ, कोण थोड़ा और बढ़ाया, जैसे बढ़ाया तो अपवर्तन कोण और बढ़ गया। फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है शायद, कुछ और बढ़ा के देखें। जब और ज़्यादा बढ़ाओगे तब क्या होगा, किरण यहाँ सतह को स्पर्श करते हुए निकल लेगी। इसकी शर्त ये है कि जो भी आई यहाँ पर बनेगा वो क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए। अब क्रांतिक कोण कहाँ से आएगा, तो क्रांतिक कोण ये मटेरियल से निकल के आएगा इसके। अब रूल क्या है उसका, तो एक मेन रूल ये पहचान है कि R बराबर 90 होना चाहिए। जब R बराबर 90 बनेगा कहाँ, विरल माध्यम में, जैसे विरल माध्यम में R बराबर 90 आएगा उस केस में जो यहाँ पर आपतन कोण बनता है वही उस मीडियम के लिए क्रांतिक कोण बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पर I क्या कहलाया, क्रांतिक कोण कहलाया। तो क्रांतिक कोण होता क्या है कि सघन माध्यम में बना, क्योंकि यहाँ पर किरण गिरी तो इसे बोलेंगे आपतन कोण। तो परिभाषा अगर बोलना चाहो तो आप ऐसे बोलोगे, देखो फील करने वाली बात अलग है, हमको प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए, बाकी डेफिनेशन अगर देना चाहो तो ये दे सकते हो कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके अपवर्तन कोण का मान विरल माध्यम में 90 अंश होता है, ठीक। परिभाषा वैसे बोल सकते हो, एक बार फिर से समझ लो कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके अपवर्तन कोण का मान विरल माध्यम में 90 अंश होता है, ठीक। ये परिभाषा इसकी है। ये तो खैर अलग बात हो गई क्रांतिक कोण की। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपवर्तन, यहाँ पर अपवर्तन, और यहाँ पर क्या हुआ अपवर्तन, लेकिन किरण जो है सतह को मतलब संपर्क सतह थी जो दो माध्यमों को जोड़ने वाली, उसको स्पर्श करते हुए निकल गई यहाँ से, ठीक। अब आप और भी कुछ सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो, जैसे हमें सोचने पे मजबूर करा रहे हैं आपको। अगर इसको और बढ़ा के देखो, कुछ और भी हो सकता है। इस किरण को अगर आप और बढ़ाना चाहो, मान लो हमने आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया, जैसे ही और बढ़ाओगे तब क्या होगा, ये माध्यम कौन सा है, सघन है, और ये विरल, क्योंकि क्रांतिक कोण की ये शर्त है, जो भी किरण गिरेगी वो सघन माध्यम में ही पहले गिरेगी, विरल माध्यम की ओर ही वो जाएगी, ठीक। जैसे ही इससे मान आप बढ़ाओगे, किरण जो उधर सतह से जा भी रही थी वो सतह से जाना बंद कर देगी और वापस लौट लेगी उसी माध्यम में। अब जब किरण उसी माध्यम में वापस लौट लेगी तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर देखो किरण गिरी और वापस हो गई, किरण गिरी और वापस हुई, इसका मतलब क्या हो गया, परावर्तन हुआ। क्या हो गया यहाँ पर, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, ठीक, परावर्तन हुआ। तो अब परावर्तन अगर हो रहा है तो परावर्तन को हमने वहाँ पर क्यों नहीं जोड़ा जहाँ पर हम मिरर आपको पढ़ा रहे थे। तो मिरर में इस चीज़ को हमने इसलिए नहीं बताया आपको
क्योंकि दर्पण जितने भी होते हैं वो कुछ ना कुछ जो भी प्रकाश गिरता है, मान लो किसी दर्पण पर 50 जूल ऊर्जा गिरी, एक मिरर आपके सामने था, इस पर जो भी ऊर्जा गिरी वो 50 जूल की गिरी, तो पूरी की पूरी 50 जूल वापस नहीं करते हैं दर्पण। ठीक, ये शर्त है, मतलब ये रियल फैक्ट है इसका है कि किसी भी दर्पण पर जब मान लो कुछ भी ऊर्जा गिरती है तो पूरी की पूरी ऊर्जा को दर्पण वापस नहीं करते हैं, उसका कुछ भाग अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर अवशोषण ऊर्जा का जो किरण गिरी थी वो पूरी तरीके से वापस लौट लेगी, जबकि यहाँ पर क्या था, लौटती तो ज़रूर नज़र आती थी, लेकिन अगर सोच के देखो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो भी प्रकाश वापस लौटता है उसकी तीव्रता कुछ घट जाती है। ठीक, जितनी लाइट गिरी थी दर्पण पे उतनी लाइट वापस नहीं आती है। लेकिन ये एक ऐसा स्पेशल केस है, इस केस में परावर्तन तो जरूर होता, क्यों? क्योंकि जितने कोण पर गिरी थी उतने पर ही वापस लौटेगी, क्योंकि हम यहाँ पर कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। मान लो 60 पर गिरी तो कितने लौटेगी, 60 पर, तो परावर्तन तो हुआ है। लेकिन एक स्पेशल केस इसको अलग नाम इसलिए दे दिया गया क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण सतह नहीं करेगी। ठीक, जितनी ऊर्जा लेकर के प्रकाश की किरण यहाँ गिरेगी वो पूरी की पूरी ऊर्जा वापस लौट लेगी, तो परावर्तन हुआ। ठीक, पूर्ण रूप से परावर्तन हुआ, इसलिए इसका नाम दे दिया गया क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या नाम दिया गया, पूर्ण आंतरिक। क्यों पूर्ण का मतलब कोई भी ऊर्जा का भाग इसके अंदर अवशोषण नहीं हुआ, आंतरिक का मतलब जिधर किरण गिरी थी उसी माध्यम में वापस लौट गए, इंटरनल हो गया। परावर्तन का मतलब लौट गई, इसलिए रिफ्लेक्शन हो गया। तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या शर्त आपने देखी कि जब हमने यहाँ पर इस इतने कोण पर गिरा है तो किरण 90 पर निकल ली, और फिर उससे थोड़ा सा बढ़ा दिया तो किरण वापस लौट ली। मतलब हमको ये पता चला कि इस वाले कोण से अगर मैं आपतन कोण बढ़ा दूंगा तो किरण वापस लौट लेगी। कहने का मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का रूल क्या बना कि जो भी आई बनेगा वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, आई सी का मतलब ये तो इंसिडेंट एंगल हो गया, और सी का मतलब क्रिटिकल एंगल। ठीक, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण ये था, क्रांतिक कोण से जैसे ही मैंने मान बढ़ाया किरण वापस लौट ली उसी माध्यम में। ठीक, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। किरण का गमन जो है कहाँ से होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए। ये इसकी शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ठीक, हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो परावर्तन में मैंने इसको नहीं जोड़ा क्योंकि ये अलग स्पेशल केस था। इसी पर आपको आप ऑप्टिकल फाइबर ये सब मिलेंगे, जिस पर पहले टेलीफोन वगैरह चलते थे, वो लैंडलाइन वाले जो फ़ोन आते थे, वो रिसीवर वाले, वो इसी पर आधारित है टोटल कहानी पहले की। ठीक, तो टेलीफोनी वाली जो चीज़ें थी वो इस पर थी। है कुछ चीज़ें आपके ऑप्टिकल को लेकर के वो चीज़ें हैं जो आपको हम यहाँ पर जोड़ेंगे आपके लिए। ठीक, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितना आई बनेगा उतना ही आर बनेगा, लेकिन एनर्जी का ऑब्जर्वेशन जो होगा, एनर्जी अंतर अवशोषण सतह नहीं करेगी। ठीक, तो क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों केसेस हो गए। क्रांतिक कोण भी आप लोग समझ गए होंगे कि किरण का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। ठीक, और इस प्रकार से घटनाएं आती हैं इसमें। तो ये बना क्रांतिक कोण और ये कहलाया पूर्ण आंतरिक। अच्छा, डेफिनीशन क्या है, इसकी डेफिनीशन क्या है? जैसे इसकी परिभाषा आप समझ गए थे कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके अपवर्तन कोण का मान विरल माध्यम में 90 अंश होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर मान लो डेफिनीशन आपसे पूछ ली जाए, क्योंकि आप 12th पढ़ रहे हो, अपने यहाँ यूपी बोर्ड में पूछ ली जाती परिभाषा, तो क्या बोलोगे कि जब हम सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ाते हैं। इस सिंबल का मतलब क्या है, बढ़ाया, कि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ाते हैं तो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए इसके कुछ शर्त क्या हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हम पढ़ेंगे
जो इसको प्रभावित करते हैं उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। शर्तें तो दो हो गई कि किरण का गमन कहाँ से होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, और दूसरी बात क्या हुई कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर अगर है तो उस केस में क्या होगा, किरण 90 पर निकल लेगी, और अगर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होगा तो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये बात थी। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या इसके हैं, तो सबसे पहली चीज़ देखिए ये है, पहले इसका फार्मूला पढ़ लेते हैं। फार्मूला आप कैसे बनाएंगे, ये बन गया एक नॉर्मल हो गया, ये कौन सा माध्यम, सघन, और ये कौन सा हो गया, विरल। ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम हो गया। यहाँ पर एक किरण गिरी ऐसे, हमने मान लिया कि इस केस में जो भी आई बना ये किसके बराबर, आई सी के, क्रांति कोण के बराबर है। तो आपको पता है कि किरण यहाँ से निकल लेगी, यहाँ से स्पर्श करते हुए निकल जाएगी। इस मीडियम को हमने नाम दे दिया क्या, N2, और इसको मान लिया N1, क्योंकि रेयर को हमें हमेशा N1 और इसको क्या देते हैं, N2। स्नेल का अगर नियम लगाओ तो स्नेल का नियम क्या होता है, जहाँ से किरण गिरी उसके साथ लीजिए, तो N2 साइन आई N1 साइन आर, इसके अकॉर्डिंग आई का मान कितना हो गया, आई सी इस केस में, N1 और आर का मान कितना हो गया यहाँ पर, तो 90, तो कितना बन गया, साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1, अधिकतम मान इसका 1 होता है, ठीक। तो इसको हटा दीजिए। अगर इसको हम बटे में भेज दें इधर, तो N2/N1 इज इक्वल टू आ गया 1/साइन आई सी बना, ठीक। अब आपको हमने एक चीज़ और बताई थी, इस पूरे को अगर आप एक नया नाम देना चाहो, ठीक, एक नया अपवर्तनांक मतलब स्टैंडर्ड एक नाम देना चाहो, क्योंकि वायु का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, इसका ही मीडियम हमें काउंट करना होगा। तो एक ऐसा हम अपवर्तनांक यहाँ लिखते हैं जो हमेशा डायरेक्ट उसको हम काउंट कर लें, ठीक। तो जो यहाँ पर बाद में लिखा है, ऊपर जो लिखा है इसको आप लिखोगे बाद में, और जो नीचे लिखा उसको कहाँ लिखोगे, पहले, ठीक। 1N2 को आप इस प्रकार से तोड़ सकते हो, मतलब 1N2 को ऐसे लिखा जा सकता है, बराबर 1/साइन आई सी हो गया। 1 कौन सा है, तो 1 वाले को विरल, विरल का मतलब हमने मान लिया एयर है, ठीक। इसको अगर मैं ग्लास मान लूँ, कांच मान लेता हूँ, तो एयर को ए से लिखा गया तो इसको लिखोगे ए, और इस 2 को क्या माना है, ग्लास, तो किससे लिखोगे, जी से, बराबर कितना बना, 1/साइन आई सी बन गया। तो हमेशा ये फार्मूला एक ही जगह नहीं लगेगा। अगर नीचे मान लो वाटर हो जाए, ऊपर कौन सा, एयर हो जाए, तो उस केस में फार्मूला क्या लिखोगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 1/साइन आई सी, ठीक। अगर ग्लास है तो क्या लिखोगे, ANG, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1/साइन आई सी। मान लें डायमंड कर दें, तो डायमंड कर दें तब क्या लिखोगे, तो AND इज इक्वल टू 1/साइन आई सी। कुछ भी नाम बदल देंगे, आपको वो लेटर वहाँ पर ले लेना है बस, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर काउंट कर लेना है। तो ये तो फार्मूला निकल गया इसका। अब एक और चीज़ में चेक करते हैं, प्रभावित करने वाले फैक्टर बाद में। सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं, कुछ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मतलब क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं, जो कि हमारे हर जगह पर काम आएगा। वहाँ पर बार बार हम, क्योंकि अपने कोर्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो जब अलाउ नहीं है तो हम उन चीज़ों को जिनके मान हम डायरेक्ट अपनी टेबल से नहीं निकाल सकते, तो कुछ ऐसे मान बनेंगे जिन पर हम डायरेक्ट उनका आईसी देख लेते हैं, उनको हमेशा याद रखेंगे, और जब आवश्यकता पड़ी तो उनको अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो क्या चीज़, अगर मान लो हम कह दें मीडियम कौन सा है, एयर और ग्लास है, ठीक, कांच और वायु की बात अगर है, तो इसके लिए ANG जो होता है 1.5 होता है, मतलब इसको 3/2 लिख सकते हैं। साइन IC कितना आ गया, तो साइन IC की वैल्यू कितनी बनी, 1/ANG, एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे। ये मान जब यहाँ लिखोगे तो कितना आएगा, 3/2, और 2 ऊपर चला गया तो कितना आ गया, साइन IC बराबर 2/3। अब साइन को जब इधर भेजोगे तो बन जाएगा इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में घात इधर आएगी माइनस में हो जाएगी। अब ये जो मान होता है जब कैलकुलेटर से आप निकालेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो ये लगभग 42 के आसपास आएगा। तो कोण कितना बन गया, 42 डिग्री बना, ठीक।
अब ये तो खैर ग्लास के लिए हुआ, याद रखना है चीज़ें, हर जगह पर आपको निकालना नहीं है, क्योंकि आगे हम इन्हीं पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन कराएंगे आपको। फिर अगर मान लो वाटर हो जाए, ठीक, वायु के सापेक्ष अगर जल है, उस केस में क्या होगा, तो जल के लिए ANW होता है 4/3 या 1.33, ये आपको याद रखने हैं। तब क्या बनेगा, तो साइन IC बराबर 1/ANW। अगर ये वाला मान जब आप यहाँ लिखेंगे तो 4/3, 3 गया ऊपर मतलब 3/4, IC की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 3/4। अब ये मान कितने का होता, तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट, बराबर नहीं लिख रहे हैं लेकिन अप्रॉक्सीमेट, इसको भी अप्रॉक्सीमेट ही लिखेंगे, ठीक, बराबर सिंबल नहीं है, लगभग है इसका मतलब, ठीक है। तो ये मान जो आएगा कितना आएगा, लगभग 49 या 50 के आसपास, 49 डिग्री या 50 के आसपास आएगा, 49 मान के चलिए आप। तो जल अगर है तो जल के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, 49 डिग्री, और ग्लास के लिए कितना होता है, 42 डिग्री होता है, ठीक। अब एक और चीज़ लेते हैं, मान लो डायमंड की बात कर दें। डायमंड अगर है तो डायमंड के लिए AND से लिख लीजिए, क्योंकि डायमंड D से है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4 अनुमानित है। इसके लिए IC कितना आएगा, तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे। तो इसको आप जब निकालोगे तो साइन इनवर्स 1/2.4, ये लगभग आएगा 24 से 25 के आसपास, 24 डिग्री या 25 डिग्री, 24 मानिए आप। तो आप ये इन तीनों जगह पर आप ये बात देखने को आपको मिली होगी, कांच में कितना था 1.5, जल का मान 1.3, डायमंड का कितना 2.4, तो सबसे ज़्यादा किसका है, हीरे का, उससे कम कांच का, उससे कम जल का 1.3। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा था उसमें क्रांतिक कोण 24 आया है। इसका कितना था 1.5 था, तो क्रांतिक कोण कितना है 42 आ गया, मतलब 24 से ज़्यादा बढ़ा। और जब 1.3 मान लिया मैंने, उससे भी कम कर दिया, तो कोण आ गया 49 अंश। तो यहाँ से एक चीज़ और आपके पास समझ में आ गई होगी कि अपवर्तनांक हम जितना ही ज़्यादा लेंगे क्रांतिक कोण उतना ही कम आता है, ठीक। अगर अपवर्तनांक बढ़ाते जाओगे क्रांतिक कोण का मान घटता चला जाएगा। यहाँ पर देखो कितना 1.5 है, क्रांतिक कोण 42, यहाँ कितना हो गया 1.3, क्रांतिक कोण कितना 49, बढ़ गया तुरंत। तो ये चीज़ आपको समझना है। अब ये मत बोलिए कि क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के उल्टा होता है, ये गलत है बोलना, ठीक। किताबों में कुछ लिखा होता है क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये मत बोलिए। अब ये समझे, क्योंकि वो अलग प्रकार से सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो क्रांतिक कोण जो होता है, अगर आप बढ़ाओगे या अपवर्तनांक बढ़ाओगे तो क्रांतिक कोण का मान घटने लगता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो था खैर इस पर बेस्ड कुछ छोटी छोटी बातें थी। अब आगे से हम क्या करेंगे, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे आपको, ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से फील हो जाएं। जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, कोई बड़ा मटेरियल है, उस पर किरण गिराई जाए, कहते उधर निकल गई किरण, तो उस केस में आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होंगी और अप्लाई करना होगा, ठीक है। धन्यवाद। तो अगली क्लास में आपके साथ हम फिर जुड़ेंगे।